इंडियन पॉलिटी में चल रहा है भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में क्या चल रहा है? विषय हो गया मूल अधिकार। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक है। तो हमारी आर्टिकल संख्या 32 तक हो गया कंप्लीट। बताओ प्रश्न नंबर 1, बताओ कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ हम क्या जारी कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं? तो वो होता है आर्टिकल 35। चलो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि यदि हाई कोर्ट में जारी करना है, ये तो हो गया आर्टिकल 32 के तहत हम रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जारी करते हैं। लेकिन आपको पूछे कि हाई कोर्ट में जारी करना है, ये ओनली सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में हम रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हमको यदि हाई कोर्ट में करना है, वो तो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में करना है तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? ये है हमारा प्रश्न आज का। किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में हम रिट लगा सकते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो हो गई, यानी आर्टिकल संख्या 32 तक हो गई हमारी चर्चा पूरी। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो आगे आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल आता है 33। आर्टिकल 32 हो गया है, 32 में कहा गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या कहा गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो आगे आता है आर्टिकल संख्या 33। देखो 33 में क्या है? 3 लिखा हुआ है, 33 में 3 है। उसी प्रकार मैंने आर्टिकल 23 में भी 3 बताया था। तो बताओ आर्टिकल 23 में क्या कहा गया? कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल 23 में क्या कहा गया। 33 में 3 हो गया, 3 का मतलब हो गया सेना, 3 नाम लिखना है, सेना, गुप्तचर, सेना, गुप्तचर और मीडिया। सेना, गुप्तचर और मीडिया की एक तो सेना हो गई हमारी, एक हमारा कोई गुप्तचर हो गया और मीडिया हो गई। इनके जो अधिकार है, कौन से अधिकार? मूल अधिकार, इन्हें सीमित रखा गया है। याद करो, सेना, गुप्तचर, मीडिया। देखो 33 में 3, 23 में भी 3। 23 में 3 क्या थे? बताओ। बलात्श्रम, 23 में 3 बलात्श्रम, बेगारी, मानव तस्करी, मानव तस्करी, बलात्श्रम, बेकारी, मानव तस्करी, बलात्श्रम, बेकारी, मानव तस्करी। ये तो हो गया 23 में। उसी प्रकार आर्टिकल 33 में भी 3 है। 3 का नाम याद करो, सेना, गुप्तचर, सेना, गुप्तचर, मीडिया, सेना, गुप्तचर, मीडिया, सेना, गुप्तचर, मीडिया, सेना, गुप्तचर, मीडिया, सेना, गुप्तचर, मीडिया। इनके जो मूल अधिकार है, इन्हें क्या रखा गया है? सीमित रखा गया, सिकुड़ के रखा गया इनको। मान लीजिए कि यदि मीडिया को फुल छूट दे दी जाए तो मीडिया से कल को कोई भी खरीद लेगा, मीडिया को कहेगा कि बताओ हमारे पीएम का घर का पीएम कहाँ रहते हैं रात को। तो यदि ऐसे इन्फॉर्मेशन मीडिया को पता चल गई, मीडिया ने किसी को बता दिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को खतरा हो सकता है। इसलिए इनके अधिकारों को क्या रखा गया है? सीमित रखा गया है। तो आर्टिकल 33 कहता है कि सेना, गुप्तचर, मीडिया, सेना, गुप्तचर, मीडिया, इनके जो मूल अधिकार है, इन्हें क्या रखा गया है? सीमित रखा गया है। सेना, गुप्तचर, मीडिया, इनके मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है आर्टिकल 33। उसी प्रकार आर्टिकल 23 क्या कहता है? 23 में भी 3 हो गया, बलात्श्रम, बेगारी, मानव तस्करी। 33 सेना, गुप्तचर, मीडिया, 23 बलात्श्रम, बेगारी, मानव तस्करी। याद हो गया, यानी 33 हो गया हमारे याद। सेना, गुप्तचर, मीडिया, इनके जो मूल अधिकार है, इनके जो क्या है? मूल अधिकार, इनके मूल अधिकार, इन मूल अधिकार को क्या रखा गया है? सीमित रखा गया है। सीमित यानी ज्यादा छूट नहीं दी गई है इनके, यानी इनको कंट्रोल में रखा गया है। इनके मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। यह हो गया आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के बाद में आएगा आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 देखो, आर्टिकल 33 में मैंने कहा सेना, गुप्तचर, मीडिया, इनके मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। ठीक है, तो देखो पहली पॉइंट हमने क्या नाम लिखा? सबसे पहले लिखा सेना। तो यहाँ भी क्या लिख दो? सेना लिख दो। क्या लिख दो? सेना लिख दो। देखो 34 में सेना लिख दिया, 33 में भी सेना हो गया। अरे सेना का मतलब हो गया कौन सा कानून? तो ये हो गया सैन्य कानून। कौन सा कानून हो गया? तो ये हो गया सैन्य कानून। सैन्य कानून के दो, या कौन सा लॉ के दो? मार्शल लॉ के दो। क्या के दो? मार्शल लॉ।
तो बताओ किस आर्टिकल के तहत सरकार मार्शल लॉ ला सकती है, यानी हम मार्शल लॉ किस आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं? तो आर्टिकल हो गया 34। कौन सा हो गया? आर्टिकल 34। 33 में कहा गया सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया, इनके जो मूल अधिकार है इनको क्या रखा गया है? सीमित रखा गया है। इनके मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। जबकि आर्टिकल 34 में कहा गया कि इसी सेना को हटाओ, सेना को उठा के यहाँ लेके आए तो बन गया सेना, और सेना से हमने कौन सा कानून बना दिया? सैन्य कानून बना दिया। और सैन्य कानून को कौन सा लॉ कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। तो ये हो गया मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ की बताओ उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 34 में कहा गया। मार्शल लॉ होता क्या है? जैसे हमारे कोरोना में लगी थी धारा 144। क्या लगी थी? धारा 144 लगी थी। कहा कि ग्रुप में 4, 5 या 3, 4 व्यक्ति कोई भी खड़े नहीं रख सकते, एक जगह बातचीत नहीं कर सकते, लूडो नहीं खेल सकते। यह कहा गया आर्टिकल 144। धारा नहीं, धारा 100 आर्टिकल नहीं, धारा 144 में। आर्टिकल अलग होता है, धारा अलग होता है, मैंने पहली क्लास में बता दिया है। यानी धारा 144 में कहा गया कि आप ग्रुप में नहीं रह सकते। फिर भी मान लीजिए कि धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, लोग कंट्रोल से बेकंट्रोल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लगाना पड़ेगा? लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन क्या लगाना पड़ेगा? लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसी से आप भली भांति सभी परिचित है, ज्यादा बताने की कतई जरूरत नहीं है। तो देखो, यदि धारा 144 से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो लगाना पड़ेगा लॉकडाउन, और यदि लॉकडाउन से भी कंट्रोल में नहीं रह रहे लोग तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा कर्फ्यू। क्या लगाना पड़ेगा? कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। और कर्फ्यू के बारे में आप सभी जानते हैं। यानी देखो, सबसे पहले धारा 44 लगाई जाती है, धारा 144, धारा 144 लगाई जाती है, फिर भी लोग कंट्रोल में नहीं है तो लगाया जाता है लॉकडाउन। यानी स्थिति खराब होने के कारण लॉकडाउन लगाया जाता है, अगर स्थिति और भी गंभीर है तो लगाया जाता है कर्फ्यू। फिर भी मान लीजिए कर्फ्यू से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर कौन सा लॉ आता है? फिर आता है मार्शल लॉ। यानी यदि मार्शल लॉ जिस क्षेत्र में लग गया उस क्षेत्र से आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते, साउंड नहीं बजा सकते, ऐसा कौन सा लॉ हो गया? तो वो हो गया मार्शल लॉ। देखो, भाग संख्या चल रहा है 3, भाग संख्या 12 से 35, तो हमारी 32 तक तो आर्टिकल कल हो गया। 32 में कहा गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे कोई सा भी मूल अधिकार यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसका इलाज कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। 32 हो गया। 32 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 33, और 33 में आता है 3 से याद रखो सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया। अब 33 में सेना गुप्तचर मीडिया आ गया तो 34 में भी उसी सेना को हटाओ, और सेना से कौन सा कानून बन गया? सैन्य कानून बन गया। कौन सा कानून बन गया? सैन्य कानून बन गया, जिसे कहते हैं मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लगा सकते हैं आर्टिकल 34 के तहत। अब आर्टिकल 34 हो गया कंप्लीट, 33 हो गया 34 में, यानी एक भाग संख्या 3 में 12 से 35 तक है, तो हमारे 33 के 34 आर्टिकल हो गए कंप्लीट। अब 34 के बाद में जो अगला आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 क्या कहता है? 34 हो गया, और अब आर्टिकल 35 कहता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि अपने मूल अधिकारों को मजबूत करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। मान लीजिए कि हमारे जो मूल अधिकार है, हमें आवश्यकता है कि मूल अधिकारों को और मजबूत किया जाए, तो कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। बस एक ही लाइन याद रखना है कि संसद को यह भी अधिकार है कि संसद को यह भी अधिकार है कि मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए, मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है, कोई भी नियम जोड़ सकती है। यह अधिकार किसको है? संसद को है, आर्टिकल 35 के तहत। देखो, भाग संख्या 3 हमारा हो गया कंप्लीट। भाग संख्या 3 कंप्लीट हो गया। भाग संख्या 3 में क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है भाग संख्या 3 में। तो मूल अधिकार हमारे हो गए कंप्लीट।
बताओ मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? पहला प्रश्न, मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लाए गए ये आपको बताना है। और बताओ मूल अधिकार को हटा कौन सकता है? संसद हटा सकती है। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। और मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा गया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे क्या हो गए? मूल अधिकार हो गए। वापस बताने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल 35 पूरे क्लियर हो गए हैं। मैंने आज 2 ही बताए, 3। आर्टिकल 33 सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया, सेना गुप्तचर मीडिया। 34 सैन्य कानून मार्शल लॉ, सैन्य कानून मार्शल लॉ, सैन्य कानून मार्शल लॉ। 35 संसद को यह अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है। कोई नियम बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। अब देखो हमारे कौन कौन से हो गए? हमारे हो गए भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा कंप्लीट हो गया। भाग संख्या 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता होगी कंप्लीट। उसके बाद में आता है भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में है मूल अधिकार, भाग संख्या 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब आता है भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग संख्या 4 नीति निर्देशक तत्व। आज इसके बारे में बात करेंगे। भाग संख्या 1 आर्टिकल 1 से 4 तक, भाग संख्या 2 5 से 11 तक, भाग संख्या 3 12 से 35 तक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आता है भाग संख्या 4, 35 तो हो गया, उसके बाद होगा 36 से कहां तक? 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक किसमें रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। नीति निर्देशक तत्व कहते किसे है? पहला मीन है हमारा कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये कहते किसे है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब हो गया, मान लीजिए कि सरकार की स्थिति अच्छी है, गुड है, वेरी गुड है। अगर स्थिति अच्छी होने पर सरकार कोई भी हमें सुविधा का लाभ दे सकती है। जैसे हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत हमारे को क्या मिलता है? अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है, ये मिलता है सुरक्षा के तहत। जो वृद्ध व्यक्ति है उन्हें पेंशन मिलती है, जो विधवा है उनको भी पेंशन मिलती है, और जो विधुओं है, लड़के भी होते हैं विधुओं, उनको भी क्या मिलती है? उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता। यदि लड़के विकलांग है तो पेंशन मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार हमें क्या देती है? लाभ देती है। लेकिन मान लीजिए कोई कारणवश इस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति हमें सरकार लाभ नहीं दे सकती, लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व का, यानी ऐसे विषय को क्या डाला जाए? इनमें जो भी विषय है, भाई सरकार की आर्थिक स्थिति कल को खराब हो गई तो सरकार कहां से देगी पैसा? तो उन्हें डाला गया नीति निर्देशक तत्वों में। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जिसमें सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर हमें उस सेवा का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा उस सेवा से हमें वंचित रहना पड़ेगा। तो वो हो गए हमारे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हो गया आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक हो गए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। अब पूरे समझो नीति निर्देशक तत्व। देखो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अभी मैंने बताया आपको जो नीति निर्देशक तत्व कहते किसे, उसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में। यानी कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, इसमें कहा गया, देखो आर्टिकल 36 कहता है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ऐसे तत्व है जिनको क्या कहा गया कि जो सरकार की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक होने पर सरकार हमें उस सेवा का लाभ दे सकती है, वो हमारे नीति निर्देशक तत्व हो गए। और मान लीजिए कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में सरकार हमें लाभ से वंचित रह सकते हैं, तो उसे भी नीति निर्देशक तत्व है की श्रेणी में डाला गया है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है
उनकी जो उनकी नीति निर्देशक तत्वों की जो परिभाषा है उनका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 36 में हो गए। तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में है। अब बताओ, मान लीजिए नीति निर्देशक तत्व हो गए, हमारी परिभाषा हो गई, पता भी चल गया कि क्या क्या होता है, लेकिन मान लीजिए अभी आपको पेंशन मिल रही है, आपकी पेंशन अचानक बंद कर दी जाती है, सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने से आपकी पेंशन बंद कर दी गई, तो आप ऐसे में क्या न्यायालय जा सकते हो? क्या आप न्यायालय नहीं जा सकते। इस आर्टिकल 37 कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते। मान लीजिए कि आपको नीति निर्देशक तत्वों का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि इनका आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि पहले क्लास में कहा गया इनकी परिभाषा में कि ये वे तत्व होते हैं यदि सरकार की आर्थिक स्थिति सही है, ढंग है, बढ़िया चल रही है तो आपको इससे लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आप लाभ से वंचित रह सकते हैं और आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो देखो, परिभाषा तो हो गई 36 में और आर्टिकल 36 में तो हो गई परिभाषा, और 37 में कहा गया कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व है का आपको यदि लाभ नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय नहीं जा सकते। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 36 के बाद में आता है 37। किस में कहा गया? 37 में कहा गया। और आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब क्या हो गया? देखो, 36 में तो हो गई नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अरे याद कर दो, सीधा सीधा यही याद कर दो, क्योंकि घर पे समय किसको है, समय और कहीं भी तो देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, परिभाषा हो गई। अब 37 कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। 37 क्या कहता है? आप न्यायालय नहीं जा सकते। जबकि 38 में कहा गया कि लोक कल्याण, कि सरकार का ये दायित्व है, हमारी सरकार का ये दायित्व है कि वो लोगों का क्या करेगी? कल्याण करेगी। ये किस में उल्लेख है? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 कहता है कि सरकार का ये दायित्व है कि वो लोगों का कल्याण करेगी। लेकिन मान लीजिए कि सरकार की स्थिति खराब है तो वो कल्याण कहां से करेगी? क्या ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हो क्या? और आप कोर्ट क्या शर्ट में भी नहीं जा सके, क्योंकि ये कौन से तत्व है? ये नीति निर्देशक तत्व है। तो आर्टिकल 38 में कहा गया कि आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण, कि सरकार का दायित्व है कि वो लोगों का कल्याण करेगी। क्या करेगी? कल्याण करेगी। अगर सरकार का खुद का ही कल्याण नहीं हो रहा है तो लोगों का क्या खाक कल्याण करेगी? तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय नहीं जा सकते। 36 में तो हो गया परिभाषा, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, 38 में हो गया लोक कल्याण, और आर्टिकल उसके बाद में आता है 39, 9 प्लस जो भी 39 आता है 39। आर्टिकल 39 में कहा गया कि समान कार्य का समान वेतन। आर्टिकल 39 क्या कहता है? कि समान काम का या समान कार्य का समान वेतन। समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन कहा गया। और 39 का क भी आता है, 39 का क। 39 में क में कहा गया है निःशुल्क वित्तीय सहायता। निःशुल्क वित्तीय सहायता, निःशुल्क वित्तीय सहायता, निःशुल्क वित्तीय सहायता। देखो 38 में हो गया लोक कल्याण, सरकार जनता का कल्याण करेगी। 39 में कहा गया समान कार्य का समान वेतन, महिला हो या पुरुष हो का। ये ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में है, सरकारी संस्थानों में जो सरकारी संस्थानें हैं उनमें कहा गया कि जो समान कार्य का समान वेतन मिलेगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आर्टिकल 39 कहता है समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन। 39 का क्या कहता है कि निःशुल्क वित्तीय सहायता। क्या कहता है? क्या कहता है? निःशुल्क वित्तीय सहायता। निःशुल्क वित्तीय सहायता का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपको किसी ने गिरफ्तार कर दिया और आपको कोर्ट में पेश कर दिया गया, आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको क्या दे सकती है? निःशुल्क वित्तीय सहायता दे सकती है कि आप फ्री में वकील कर सकते हो। वो हो गई निःशुल्क वित्तीय सहायता। देखो आर्टिकल 33 कहता है कि सेना, गुप्तचर, मीडिया और उनके अधिकारों को सीमित रखा गया है। 34 में क्या कहा गया है? 34 में सैन्य कानून,
35वीं संसद कानून बना सकती है। उसके बाद हमने पढ़ लिया नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4 कहां से का आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 कहता है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा हो गई 36। 37 कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप कहां नहीं जा सकते? आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते। आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 37 में कहा गया। 38 में कहा गया कि लोक कल्याण, कि सरकार का दायित्व है कि वो लोगों का कल्याण करेगी, वो हो गया 38। 39 में कहा गया समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन। और 39 का क्या कहता है? निःशुल्क विधि सहायता। 39 का क्या कहता है? निःशुल्क विधि सहायता। 39 का क्या? निःशुल्क विधि सहायता। उसके बाद में आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में उल्लेख है पंचायत का। आर्टिकल 40 में कहा गया है पंचायत का बारे में कहा गया कि पंचायतों का गठन गांवों में क्या होनी चाहिए? पंचायतें होनी चाहिए, उसी से गांवों का विकास हो सकता है। पंचायतों का गठन तो महात्मा गांधी जी तो करना चाहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब नहीं करना चाहते थे। अंबेडकर साहब चाहते थे कि यदि पंचायतों का गठन हो गया तो लोगों का शोषण और होगा। तो ऐसी स्थिति में अब पंचायत को मूल अधिकार बनाना चाहते थे कि लोगों में, गांवों में पंचायतों का गठन और समस्या जाए लोगों के आगे। तो अब गांधी जी के अंबेडकर साहब के हो गई बहस। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होती है एंट्री। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो कि जो ये पंचायत है इसे डाल दो नीति निर्देशक तत्वों में। जिसकी इच्छा होगी वो तो लागू कर लेगा, जिसकी नहीं होगी वो लागू नहीं करेगा। तो हमारी जो पंचायत हो गई, पंचायत का गठन हो गया आर्टिकल 40, और वो भी कौन से तत्व में? नीति निर्देशक तत्व में। और राजस्थान में सबसे पहले 1959 में लागू की गई। कहाँ की गई? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी गांव में। कहाँ की गई? नागौर के बगदरी गांव में पंचायतों का गठन हो गया। सबसे पहले पंचायत बन गई, क्या बन गई? नागौर में। तो देखो आर्टिकल 36 से कहां तक हो गए? 40। 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, ये एकदम क्लियर। 37 कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 कहता है सरकार का दायित्व है कि लोगों का कल्याण करेगी। 39 में कहा गया समान कार्य का समान वेतन। 39 का क्या कहता है? निःशुल्क विधि सहायता। 40 कहता है कि पंचायत, क्या कहता है? 40 पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 40 तक हमारे कंप्लीट। और 40 के बाद में जो भी आर्टिकल बचे 41, 42, 43 वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। लेकिन आपको ये करके आना है कि बताओ आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 43 के ख में क्या कहा गया है। ये दो आपको पढ़ के आना, ये क्वेश्चन हो गया।